प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दे दिया है और अपना आंसर की से मिलान भी कर लिया, अगर उनके 90 और 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपनी मेंस के लिए तैयारी जारी रखें। और जो अभ्यर्थी तैयारी तो सभी अभ्यर्थी अपनी जारी रखें, जो आए हैं वो तो लग ही जाए तुरंत। और हमारे चैनल के जितने भी वीडियो हैं, अगर आप अच्छी सफलता पाना चाह रहे हैं तो वो भी देखिए, क्योंकि पीसीएस प्री जीएस की पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो सवाल आए हैं 22-23, वो हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है उससे इतर नहीं है। इसका प्रमाण आप लोगों के सामने है। टोटल टाइम 24 घंटे लगेगा सभी वीडियो देखने में। देख लीजिए और आसानी के साथ अपनी किसी भी परीक्षा को सफल बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अब भारतीय संविधान से जो शेष भाग और अनुच्छेद जो रह गए हैं उनको भी जल्द से पूरा करते हैं, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 21, जिसका शीर्षक है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं 369 से लेकर 392। तो इस तरीके से इन अनुच्छेदों से जो परीक्षा में प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 369। तो अनुच्छेद 369 के तहत जो है, इसको याद रखना है, केवल ये स्टेटमेंट जो है इसको याद रखना है आपको। राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति। तो किस तरीके से जो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं, और यहाँ पर बात याद रखिए, जो संविधान के आरंभ होने के 5 वर्ष तक जो संविधान आरंभ की 5 वर्ष की अवधि के दौरान जो है संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है, तो वो विषय भी याद रखने हैं कौन कौन से हैं। उसके अंतर्गत आप आसानी से याद करने के लिए वस्त्रों को ले लीजिए, वस्त्र, और उसके बाद खाद्य पदार्थ को ले लीजिए। तो वस्त्रों के अंतर्गत जो ऊनी और सूती वस्त्र, उसके साथ कपास वगैरह, इसको याद कर लीजिए। यहाँ से एक पॉइंट ये मिल गया। उसके बाद खाद्य पदार्थों के अंतर्गत जो तिलहन वगैरह और अन्य तरीके के जो खाद्य तेल है वो ले लीजिए। फिर उसके बाद जो चारा से संबंधित जो आता है, चारा से संबंधित पशुओं के लिए जो चारा है, पशुओं है तो चारा, इस तरीके से जो कोयला उत्पाद, कोयला संबंधित कोयले से बने उत्पाद, कोक और जो अन्य उत्पाद जो बनते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरीके से जो कागज वगैरह है, अखबारी कागज वगैरह, ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से संसद है, ये समवर्ती सूची के विषयों पर संविधान आरंभ होने के 5 वर्ष के दौरान जो है विधि बनाती रहेगी। कौन? संसद। इस तरीके की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 369 के तहत है। इस बात को हमने यहाँ पे जाना। अब जानते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 370 है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आते ही रहते थे। तो पूछ देता है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। तो इस बात को याद रखना, अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर है, तो जो अस्थायी उपबंध। अगर ये बात नहीं आती है, अगर पूछ देता है कि 370 का संबंध किससे है, अगर जम्मू कश्मीर दिया है तो जम्मू कश्मीर से। इस तरीके से
यहाँ पे ये याद किया। अगर जम्मू कश्मीर का संबंध किस अनुच्छेद से है तो प्रश्न पलटा ले गया तो अनुच्छेद 370 हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 370 के बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इससे पूर्व की उनको भी जान लीजिए। जो कश्मीर का विलय भारत में हुआ तो विलय ये भी आ जाता है कि जो विलय पत्र है वो किसने कश्मीर की तरफ से दाखिल किया था। जो विलय पत्र था उसको हरि सिंह ने जो विलय पत्र को भारत के समक्ष रखा। और ये कब रखा तो ये जो है भारत में विलय है तो जो हरि सिंह ने विलय पत्र को सरकार के समक्ष रखा तो ये 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जो कश्मीर को विलय करने का जो पत्र था उसको 26 अक्टूबर 1947 को रखा। इस बात को याद रखना। किसने रखा? हरि सिंह ने रखा। हरि सिंह ने कब रखा? 26 अक्टूबर 1947 को। और ये जो विलय पत्र था 27 अक्टूबर 1947 को जो तत्कालीन वायसराय थे माउंटबेटन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब पूछ देता कि जो जम्मू कश्मीर है वो अपना संविधान दिवस कब मनाता है। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। एक तरीके से इसको भी जान लेना आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। इस तरीके से हमने इन बातों को जाना। अब जो बात महत्वपूर्ण बात है कि जो जम्मू कश्मीर है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करता रहा कुछ उपबंधों के तहत। अब ये सिलसिला चलता रहा। कब तक चला? ये सिलसिला चला 5 अगस्त 2019। तो 5 अगस्त 2019 तक जो ये उपबंध रहे। उसके बाद 5 अगस्त 1947 के उपरांत जो जम्मू कश्मीर है वो दो भागों में बट गया। एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इस तरीके से जो ये सिलसिला चला जो 5 और 6 अगस्त 2019 तक चला। उसके बाद ये जो है अब संघ शासित प्रदेश के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये बातें हमने यहाँ से जानी। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 371। तो अनुच्छेद 371 के तहत जो महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उधर उपबंध अनुच्छेद 370 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए थे। अब इधर आ गई बात महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो विशेष उपबंध किए गए। तो वो किस अनुच्छेद के तहत? वो अनुच्छेद 371 के तहत किए गए। इस बात को याद रखना। इसी तरीके से जब इनके लिए उपबंध किए उसी तरीके से कुछ और भी हैं उनको भी याद रखिए। अनुच्छेद केवल समझने के लिए लिखता अनुच्छेद 371 का या ए के तहत। इसके तहत जो है नागालैंड के लिए विशेष उपबंध और अनुच्छेद 371 इसमें यही सब जुड़ते ही चले जाएंगे। बी के तहत असम और सी के तहत सिक्किम और डी के तहत आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना भी इसको ले लीजिए। इसमें
और ई के तहत जो है आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। इस तरीके से इनको भी याद रख लीजिए, आप काम आएंगे ना। तो जो लास्ट में हुआ है वो कर्नाटक का हुआ है, और के तहत जो है वो हुआ है वो कर्नाटक का हुआ। और जो यही अंतिम जो है विशेष राज्य के दर्जे के रूप में जो प्रोन्नत किया गया है वो कर्नाटक है। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 372 के तहत। अनुच्छेद 372 के तहत क्या है? अनुच्छेद 372 के तहत विधियों का बना रहना, जो प्रवर्तित विधियां हैं उनका बना रहना। कैसे? जो संविधान लागू होने से पूर्व जो विधियां प्रचलन में थी उन विधियों का बना रहना। तो वो विधियां जो संविधान निर्माण से पूर्व विधियां जो थी प्रचलन में, वो विधियां बनी रहेंगी। कब तक बनी रहेंगी? जब तक जो संसद या विधानमंडल उनको विधि बनाकर निरस्त न कर दे तब तक। यहाँ पर आपको ये बात सीखनी है अनुच्छेद 372 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 373 की। अनुच्छेद 373 के अंतर्गत निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के लिए जो उपबंध हैं उनकी बात कही गई है। तो निवारक निरोध से आशय क्या है? जब किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 22(7) के तहत जो निवारक निरोध में रखे जाने का प्रावधान है, तो इस तरीके से जब बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के 3 महीने तक किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रखने का प्रावधान था। इसी तरीके से जब सलाहकार बोर्ड की अनुमति ली जाएगी फिर उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, ये बातें इसके अंतर्गत। और जो निवारक निरोध में जो संसद है विधि बनाकर कितने समय तक किस व्यक्ति को बंदी बनाए रह सकती है। तो इस तरीके से ये जो है बातें अनुच्छेद 373 के तहत आती हैं। तो 373 के तहत हमने इन बातों को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 374 की। तो अनुच्छेद 374 कहता है, जो अनुच्छेद 374 जो संघीय न्यायालय और न्यायाधीश और उनकी जो परिषद होती है, उनकी जो परिषद, इसे हिज मजिस्ट्री कहते हैं, तो वो उससे संबंधित लंबित कार्रवाइयाँ तो इस तरीके से इसके अंतर्गत ये आ गया। तो इसका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 374 के तहत। जो न्यायालय हैं और न्यायाधीश हैं और उनकी जो लंबित कार्रवाइयाँ हैं, ये कार्रवाइयों से आशय जो संविधान के पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व और फिर उसके बाद में संविधान लागू होने के बाद भी उसी रूप में जारी रहेंगे। जो संविधान
लागू होने से पूर्व थी और उसके बाद संविधान लागू हो जाता, उसके बाद में भी ये जो संघीय फेडरल कोर्ट होता है उसकी जो कार्रवाइयाँ उसी रूप में मान्य होती रहेंगी। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 374 के अंतर्गत इस बात को जाना। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 375। अनुच्छेद 375 के तहत जो संविधान में कुछ उपबंधों के अधीन न्यायालयों, प्राधिकारियों एवं अधिकारियों के कृत्य। तो अनुच्छेद 375 के अंतर्गत जो संविधान में उपबंध किए गए हैं उसके तहत जो न्यायालयों के प्राधिकारी और अधिकारी हैं उनके जो कार्यों का वर्णन किया गया है, उसमें उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसी बात को जान लेना पर्याप्त है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 376 की। अनुच्छेद 376, अनुच्छेद 376 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। तो क्या उपबंध उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में उपबंध जो है अनुच्छेद 376 के तहत किए गए। क्या उपबंध है कि जो संविधान, वही बात यहाँ पर याद रखनी है कि संविधान लागू होने से पूर्व और संविधान लागू होने के बाद, इस बात को याद रखना है आपको। जो संविधान लागू होने से पूर्व जो उच्च न्यायालय थे और उन उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश कार्य कर रहे थे, कब? जब संविधान निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले। फिर उसके बाद जब संविधान निर्माण हो जाता है, संविधान अपना लागू हो जाता है, उसके बाद में भी जो उच्च न्यायालय हैं, जिस राज्य में किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हो, वहाँ पर वो जो न्यायाधीश हैं उसी न्यायालय में कार्यरत रहेंगे, जो पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तो उस दशा में जो उच्च न्यायालय में जो कार्यरत न्यायाधीश रहेंगे उनको वेतन भत्ते सब वही मिलेंगे जो न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये संविधान निर्माण से पूर्व का न्यायाधीश अमुक उच्च न्यायालय का था। यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान। अब बात करते हैं अनुच्छेद 377 की। तो अनुच्छेद 377 के तहत क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 300 इस तरीके से न्यायाधीशों के बारे में। तो यहाँ पर आप उसको सीएजी के बारे में जान लीजिए। सीएजी के बारे में जो है उपबंध है। तो यहाँ पर भी यही बात याद रखना कि जो महालेखा परीक्षक हैं वो संविधान निर्माण से जो पूर्व
जो महालेखा परीक्षक पद पर कार्यरत थे, अगर वो कहीं अन्यत्र दूसरी जगह निर्वाचित नहीं हो जाते हैं तब तक वो कार्य करते रहेंगे, और वो जो कार्य करेंगे वो संविधान निर्माण के बाद भी उसी पद पर कार्य करते रहेंगे। महालेखा परीक्षक के पद पर पहले भी कार्य करते थे, संविधान निर्माण से पूर्व और संविधान निर्माण के बाद में भी वही कार्य करते रहेंगे, अन्यथा वो कहीं निर्वाचित न हुए हों। इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अनुच्छेद 377 के अंतर्गत आपको महालेखा परीक्षक याद रखना है। इसी तरीके से अब बात करते हैं अनुच्छेद 378 की। तो यहाँ लेखा परीक्षक, और यहाँ पर आपको रखना है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये भी वही काम करेगा, जो अपना काम है वही करेगा। संविधान निर्माण से पूर्व कर रहा था और संविधान निर्माण के बाद में भी वही काम करेगा। तो इसको याद रखना है। यहाँ पर अनुच्छेद 378 के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 379 की। एक बात और आप जान लीजिए, अनुच्छेद 378 का के तहत, तो अनुच्छेद 378 का के तहत जो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के बारे में विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 378 का के बारे में जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा है उसके बारे में विशेष उपबंध किया गया है कि जो धारा 28 और धारा 29 के तहत जब विधानमंडल को पहले भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, तो शेष अवधि उसके बाद अगर किया जाता है तो ये विधानसभा जो है 5 वर्ष तक कार्य करती रहेगी, जो अपना पूरा कार्यकाल करे। इसके बाद जो अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा करेगी, इस बारे में ये कहा गया। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 379 से लेकर अनुच्छेद 391 तक इन अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया गया। सातवें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। इस बात को हमने यहाँ से जाना। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 392 के तहत कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो विधि संबंधी कठिनाइयां आएंगी, जो उपबंधों का जहां पर संक्रमण हो रहा होगा, उस स्थिति का निवारण करने के लिए जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो एक आदेश जारी करेंगे और उस आदेश के माध्यम से जो कठिनाइयां हैं उनका निराकरण हो जाएगा। इस तरीके से जो इस
भाग से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें चैनल को। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।